Okay, in previous class we will discuss about the chemical properties of metals, है ना। तो इन दो प्रॉपर्टीज जो है वो अपन ने डिस्कस करी थी। फर्स्ट था आपके पास रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड सेकंड रिएक्शन विथ वाटर, है ना। फिर आपको वो भी बताया था कि दैट lithium, sodium and potassium always kept in the inert atmosphere. In sodium and potassium kept in the kerosene and lithium kept in paraffin wax because its density is lower than the kerosene. Okay. Today आज next third chemical property करते हैं metals की। Third one is reaction with dilute acid. Reaction with डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन की बात करें अगर, तो मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। कौन सी मेटल्स करेगी, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके, है ना। आपने फर्स्ट चैप्टर में शायद रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में देखा था। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन से पहले आते हैं, मीन्स कुछ मेटल्स जो हैं उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, और कुछ मेटल्स जो हैं या कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, कम। जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। तो अगर मेटल रिएक्ट करती है डाइल्यूट एसिड के साथ, मेटल प्लस आपके पास क्या है, डाइल्यूट एसिड, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगी, वो फॉर्मेशन करेगी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। राइट, कि अगर आप जिंक की रिएक्शन करवा रहे हो, जिंक की रिएक्शन आपने HCl के साथ करवाई 2HCl, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। गैस लिबरेट होगी। अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो Na की, सोडियम की, तो रिएक्शन करेगा 2HCl एंड फॉर्म NaCl, रिएक्शन बैलेंस करेंगे अपन H2, यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा 2N। रिएक्शन करवा रहे हो आप पोटेशियम, डाइल्यूट के साथ है ना, HCl भी डाइल्यूट है आपके पास, अगर H2SO4 भी यूज कर रहे हो तो अपने पास डाइल्यूट K प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, 2K प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, K2SO4 प्लस क्या आ गया आपके पास, हाइड्रोजन गैस। तो वही एलिमेंट्स या वही मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो। सर कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, देखिएगा आपके पास पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आपके पास सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आपके पास आ जाता है कैडमियम, क्रोमियम, Fe, है ना, निकल, और आपके पास एसेंटिन, और आपके पास क्या आ जाता है, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर सकती है, पोटेशियम कर सकता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम, क्रोमियम, आयरन, निकल, टिन एंड लेड। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, और आफ्टर हाइड्रोजन कॉपर आ जाएगा आपके पास, Ag आ जाएगा, है ना, Hg आ जाएगा, और Au आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, Pt। तो दीज मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एसिड, किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कौन, कॉपर, सिल्वर, मर्करी, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद क्या मिलेगा आपको, H2 गैस मिलेगी। ओके, तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड देन दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिएगा एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे एसिड की बात करें तो HCl भी आपके पास एक एसिड है, H2SO4 भी एसिड है। अगर आप रिएक्शन इनकी करवा रहे हो, जैसे Na है, Na की रिएक्शन आप करवा देते हो CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ, तो भी आपको क्या मिलता है, CH3COONA एज ए प्रोडक्ट, प्लस आपके पास क्या आ जाता है, हाफ H2। हाफ H2 हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है ना, कभी हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे इसको, H2 के फॉर्म में लिखना है। हाफ H2 क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास 1 हाइड्रोजन एटम। अगर आप यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करते हो, आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, H2 है। तो हाइड्रोजन गैस, कोई भी एसिड हो, मेटल के साथ रिएक्शन करके
कौन सी गैस का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, प्लस किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का। HNO3 इज ऑल्सो एन एसिड है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 अगर आपके पास किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस कभी लिबरेट नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान में रखिएगा अपने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ एनी मेटल देन डज नॉट फॉर्म एनी डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। क्यों, क्या रीजन है इसका? बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. ये क्या करता है कि जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रही थी पहले, किसी भी एसिड के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, H2 लिबरेट हो रही है, H2 लिबरेट हो रही है, H2 लिबरेट हो रही है, तो HNO3 क्या करता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देता है। और अब आपके पास H2 की जगह पे क्या मिलेगा आपको एज ए प्रोडक्ट, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। कि अगर आप रिएक्शन करवाते हो, लाइक आपने रिएक्शन करवाई Zn की, किसके साथ करवाई, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा, एक तो आपके पास आएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट, इसके साथ में ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है NO2, प्लस किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास H2। रिएक्शन बैलेंस करनी है अपने को, 4HNO3 यहाँ आ जाएगा है ना, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 2H2O। when zinc react with nitric acid then it forms zinc nitrate plus nitrogen dioxide plus H2O। तो आपके पास जितनी भी मेटल्स हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन करके कभी H2 गैस लिबरेट नहीं करती है, बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हाइड्रोजन का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन। कैसे करेगा, व्हेन हाइड्रोजन, यहाँ पे अभी तक तो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही थी, बट यहाँ पे अब किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल। ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज व्हेन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड देन दे फॉर्म H2 गैस प्लस H2। और अगर आपके पास Mn है, मैग्नीज है, वो भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके किसका, कौन सी गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस। वो भी क्या कंडीशन होगी कि यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है वो वेरी डाइल्यूट, बहुत ज्यादा डाइल्यूट, कंसंट्रेट होगा तो कभी नहीं होगा, डाइल्यूट यानी कि आपके पास 1 to 2% नाइट्रिक एसिड हो, रिमेनिंग आपके पास वाटर हो उसके अंदर। सॉल्यूशन कैसे बनता है कि एसिड जो भी है वो दो टाइप के होते हैं, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास ज्यादा होता है, 1 to 2% का मीनिंग कि 2 ml नाइट्रिक एसिड और 98 ml आपके पास क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, 1 to 2%। तो 1 to 2% अगर आपके पास नाइट्रिक एसिड है, वो रिएक्ट करता है मैग्नीशियम से या मैग्नीज से, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस का। अदरवाइज नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट प्लस नाइट्रोजन के कोई ऑक्साइड का प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में NO2 भी हो सकता है, N2O में भी, और में भी N, वो कुछ भी हो सकता है। N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, जैसे अगर आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो सोडियम के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हो, तो वहां पे N2O और NO का फॉर्मेशन होता है। ज्यादा अपने को रिएक्शन के डीप में नहीं जाना, अपने को ये देखना है कि नाइट्रिक एसिड की अगर रिएक्शन करवाए, कि जैसे मेन आपके पास रिएक्शन कौन सी थी, कि रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवानी। तो डाइल्यूट एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बट अगर आप एसिड HNO3 यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर थोड़ा सा आगे और हायर लेवल में चले जाए तो यहाँ पे HNO3 के कंसंट्रेशन पे भी प्रोडक्ट अलग अलग में आते हैं आपके पास। जैसे HNO3 यहाँ पे अगर हायर कंसंट्रेशन का ले लिया, फिर और हाई कंसंट्रेशन का ले लिया, फिर और हाई कंसंट्रेशन का ले लिया, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएंगे वो आपके पास प्रोडक्ट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यानी कि जिंक नाइट्रेट तो बनेगा, यहाँ पे बस नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो डिफरेंट बनेंगे अपने पास। ओके, तो ये आपके पास था रिएक्शन
ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। आप रिएक्शन करवा रहे हो कि सर हमने तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवानी है एसिड की, दैट एल्यूमिनियम प्लस HCl रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे अपन, AlCl3 प्लस आपके पास क्या आ जाए H2 गैस, AlCl3 तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, यहाँ पे अपन 2 ले लेते हैं, तो 2 AlCl3 आ गया आपके पास, 3 H2 गैस Cl लिक्विड। ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। रीजन क्या रहता है स्लो रिएक्शन का, कि कल मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करके इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है ऑक्साइड की। तो पहले वो ऑक्साइड की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो डिसॉल्व होती है, उसके बाद जो एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट करता है। तो स्टार्टिंग में रिएक्शन काफी स्लो होती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, उसके बाद ये रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट हुई किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक्सेप्शन अपने पास क्या आ जाता है, नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड अगर अपने पास है तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, मे बी NO2 N2O और वो NO। वो आप कौन सी मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हो, और नाइट्रिक एसिड में भी ये दिक्कत आ जाती है कि आप कंसेंट्रेट ले रहे हो डाइल्यूट ले रहे हो, है ना। अगर आप जिंक की रिएक्शन 8HNO3 के साथ करवा रहे हो तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो अलग बनेगा। ज्यादा डीप में अपन अभी जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक सॉल्यूशन आता है, इसी में देखते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड में। एक्वारेजिया सुना होगा आपने नाम शायद। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इवन गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है ना। अपन क्या कहते हैं कि गोल्ड है जो रिएक्शन ही नहीं करता किसी भी एसिड के साथ, किसी के साथ, बिकॉज गोल्ड है, आपके पास Ag है, आपके पास प्लेटिनम है, ये सारे क्या होते हैं, इनर्ट मेटल्स हैं, रिएक्ट नहीं करते। बट एक्वारेजिया क्या है, अगर एक्वारेजिया से रिएक्शन करवाते हैं तो वो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। और इवन जितने भी ज्वेलरी हैं, उन ज्वेलरी में जैसे गोल्ड के ज्वेलरी है या आपके पास प्लेटिनम की ज्वेलरी है, उसको अगर क्लीन भी करना हो तो अपन किसका यूज करते हैं, एक्वारेजिया का। तो एक्वारेजिया होता क्या है, एक्वारेजिया 3 पार्ट ऑफ concentrate HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ आपके पास क्या रहता है, HNO3। 1 पार्ट ऑफ HNO3, 3 पार्ट ऑफ आपके पास क्या रहता है, HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। इवन गोल्ड को भी इसमें आप डिसॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज गोल्ड जो है वो किसी भी एसिड के साथ, अगर आप गोल्ड की रिएक्शन करवाते हो HCl के साथ तो नहीं होगी, गोल्ड की रिएक्शन करवाते हो H2SO4 के साथ तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी बिकॉज गोल्ड इनर्ट। अगर आप गोल्ड की रिएक्शन एक्वारेजिया के साथ करवाते हो तो डेफिनेटली रिएक्शन होगी। तो एक्वारेजिया होता क्या है, 3 पार्ट ऑफ कंसेंट्रेट HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ आपके पास HNO3। इसकी अगर आप रिएक्शन करवाते हो HCl प्लस HNO3 तो किसका फॉर्मेशन होता है, NOCl प्लस आपको किसका फॉर्मेशन होता है, H2O प्लस आपके पास क्या मिलता है, Cl माइनस। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिएक्शन पे मत जाइएगा कि सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 HCl ले लेते हैं, 2 नहीं 3 ले लेते हैं, चलो 3 8 1 4 3, यहाँ पे 3 और ये आपके पास 3Cl माइनस। ठीक है, बैलेंस होगी शायद अब तो। सर नहीं हुई, सर नहीं हुई, नहीं है ना। चलिए देखते हैं, बैलेंसिंग आप देख लीजिएगा, आप बैलेंस करना आपका काम है, ठीक है ना। इसको बैलेंसिंग कर लीजिएगा। HCl की रिएक्शन अगर आप HNO3 के साथ करवाते हो, एक बार इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, है ना, तो आपको NOCl मिलता है, H2O मिलता है, Cl माइनस। इस NOCl को अपन कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, और ये जो Cl है इसको कहते हैं नेसेंट Cl, नेसेंट क्लोराइड आयन। ये जितने भी नेसेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इस रिएक्टिव के कारण ही क्या रहता है कि गोल्ड जो है या जो प्लेटिनम है वो उसके साथ रिएक्शन करता है,
तो अगर जो गोल्ड की रिएक्शन करवाओगे तो वो आप 3Cl माइनस के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, AuCl3 का फॉर्मेशन। तो जितने भी ज्वेलरी में ये क्लीनिंग का काम करते हैं वो किसका यूज करते हैं, एक्वारेजिया का यूज करते हैं, ठीक है ना। एक्वारेजिया होता क्या है, 3 पार्ट ऑफ HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ HNO3, दोनों का मिक्सचर है। दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl माइनस। इनको कहते हैं नेसेंट क्लोराइड। नेसेंट क्लोराइड कहते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो क्या करेंगे, गोल्ड के साथ रिएक्शन करके AuCl3 का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जितनी भी नेसेंट आ जाए, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं आपको लिखना है तो वो आपके पास होगा ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये भी क्या करता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कभी भी अगर आप ऑक्सीजन को लिख रहे हो तो ऐसे अपन कभी नहीं लिखते नेसेंट ऑक्सीजन को, बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव। आपको हमेशा इसमें लिखना पड़ता है ब्रैकेट, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर में, देखा होगा ब्लीचिंग एक्शन जितना भी देखते हैं, या फिर अपन बात कर लेते हैं Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो आपके पास एज ए ब्लीचिंग एजेंट होता है। उसका भी रीजन ये है कि वो क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है और उस ऑक्सीजन का यूज ब्लीचिंग में किया जाता है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, नेसेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और गोल्ड के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है, AuCl3 का फॉर्मेशन करता है। ओके, लास्ट रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन विथ salt solution of metal, reaction with salt solution of metal। कोई भी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन करवानी है ना। जैसे फर्स्ट चैप्टर था उसमें अपन ने रिएक्शन देखी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element from its salt, known as displacement reaction। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन उसको कह रहे थे ना, कि Zn जो है उसकी रिएक्शन CuSO4 के साथ करवाएं तो अपने को क्या मिलेगा कि सर ZnSO4 मिलेगा, प्लस आपके पास क्या होगा, कॉपर। इट इज ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। और हमेशा ध्यान रखना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है, मोर रिएक्टिव मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्ट में से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। कि अगर बात करूं पोटेशियम और सोडियम है मेरे पास, यहाँ पे साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो पोटेशियम तो सोडियम को रिप्लेस कर सकता है अपने सॉल्ट में से, बट सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, है ना। कि मैं अगर कह दूं कि क्या मैं कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में स्टोर कर सकता हूं, तो नहीं कर सकता भैया, पॉसिबल ही नहीं है कि आप जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख दो। बिकॉज क्या होगा कि जिंक का जो कंटेनर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सल्फेट। अगर मैं आपको कह दूं कि कैन वी स्टोर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इन द कॉपर, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब आप स्टोर कर सकते हो। रिएक्शन नहीं हो रही है मीन्स आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो आपके पास लेस रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो जिंक के कंटेनर में कभी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं रख सकते। यानी कि यूं कह दे कि अगर आपके पास कंटेनर मोर रिएक्टिव एलिमेंट का है और सॉल्यूशन लेस रिएक्टिव एलिमेंट का है, तो उसको उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। मैंने कह दिया कि क्या मैं सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को, AgNO3 के सॉल्यूशन को कॉपर के कंटेनर में रख दूं, AgNO3 के सॉल्यूशन को कॉपर के कंटेनर में रख दूं, तो अपने पास रिएक्टिविटी सीरीज थी। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के बाद कॉपर था, कॉपर के पास बाद आपके पास क्या था, Ag, Ag के बाद अपने पास Hg, Hg के बाद अपने पास Au, Au के बाद T। तो आप यहां से यहां आते हो तो रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज होती है, मींस इन बिटवीन कॉपर एंड Ag, कॉपर इज मोर रिएक्टिव एंड Ag इज लेस रिएक्टिव। तो Ag अगर लेस रिएक्टिव है तो आप कॉपर के कंटेनर में AgNO3 के यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को नहीं रख सकते। बिकॉज क्या होगा, रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। क्या रिएक्शन होगी कि CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस आपको क्या मिलेगा, 2Ag। सुबह उठोगे तब तक
कॉपर गायब हो जाएगा, कॉपर का सॉल्यूशन बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, सिल्वर आपको अलग मिल जाएगा, है ना। और ऐसा जस्ट रिवर्स हो जाए कि मेरे पास कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसको मैं सिल्वर के कंटेनर में रख दूं, तो वो पॉसिबल है, बिकॉज लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करती। तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है कि दैट मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जिंक है, जिंक की रिएक्शन आप कॉपर सल्फेट के साथ करवा दो, आपको कॉपर मिलेगा। जिंक की रिएक्शन आप करवा दो AgNO3 के साथ, 2AgNO3 लेना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए, तो क्या मिलेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस अपने पास क्या आ जाएगा 2Ag। आप कॉपर की रिएक्शन करवा दो AgNO3 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2Ag। तो ये सारी की सारी कौन सी रिएक्शन हो गई आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और ये आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है वो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट आपके पास था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सेकंड आपके पास था रिएक्शन विथ वाटर, थर्ड आपके पास था रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, एंड फोर्थ अपने पास था रिएक्शन विथ सॉल्ट ऑफ मेटल। उसमें अपने को डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन याद रखनी है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाली है ना, डबल वाली नहीं याद रखेंगे, सिंगल वाली Zn प्लस CuSO4 Zn प्लस AgNO3 Cu प्लस AgNO3। जस्ट रिवर्स करोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। क्या आपने कह दिया कि सर मैं तो कॉपर लूंगा, मेरी ये जिद है और ZnSO4 है, तो भैया ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कॉपर लेस रिएक्टिव, जिंक मोर रिएक्टिव, डिस्प्लेस ही नहीं करेगा, है ना। अगर आप कह दोगे कि सर मैं तो यहाँ पे Ag लूंगा और यहाँ पे ZnNO3 का होल ट्वाइस, तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगी, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है। ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो गई। इस चैप्टर में अपने पास और क्या रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना बाकी है। उसके अलावा जितना भी चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जो चार रिएक्शनें अपन ने मेटल में पढ़ी है, चार केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वो ही चार केमिकल प्रॉपर्टीज अपने पास नॉन मेटल में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सबसे फर्स्ट आता है अपने पास रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ चाहे मेटल रिएक्ट करे चाहे नॉन मेटल रिएक्ट करे, किसका फॉर्मेशन करती है, हमेशा ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। कि आप नॉन मेटल की रिएक्शन करवा लो, नॉन मेटल प्लस अपने पास क्या आ गया ऑक्सीजन, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। कि सर इजी एग्जांपल बता दो कि जैसे कार्बन की रिएक्शन करवा दी आपने O2 के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ CO2 का, है ना। आपने सल्फर की रिएक्शन करवा दी O2 के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ आपके पास SO2 का फॉर्मेशन हुआ। तो मैंने कल डिस्कस करा था कि जितने भी आपके पास मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो आपके पास या तो बेसिक नेचर के होंगे या एम्फोटेरिक होंगे। कि सर बेसिक के क्यों होंगे, बिकॉज अगर आप उनकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा देते हो तो वाटर के साथ रिएक्शन करवा के वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, बेस का। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है वो हमेशा कौन सी नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के, या तो एसिडिक होंगे या कुछ एक्सेप्शन है जो न्यूट्रल होंगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड कभी बेसिक नेचर के नहीं होते। कि सर कैसे, कि CO2 है उसकी रिएक्शन करवा दो आप H2O से, तो किसका फॉर्मेशन होगा, H2CO3।
इट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड, इट इज ए वीक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो H2O की रिएक्शन CO2 के साथ करवाई, तो CO2 के साथ करवाने पे अपने को क्या मिला कि सर एसिड मिला। तो CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। SO2 की रिएक्शन करवा दो आप, SO2 की रिएक्शन H2O के साथ करवा दो, तो अपने पास क्या आएगा कि सर हमारे पास आएगा H2SO3, इट इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। तो SO2 भी आपके पास क्या हो गया, एक एसिडिक ऑक्साइड हो गया। तो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, या मे भी कुछ जो है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कौन से नेचर का होता है, न्यूट्रल। सर कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, कि जब आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिएक्शन किसके साथ करवा देते हो, कार्बन के साथ करवा देते हो, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 300 टाइम्स फास्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। यानी कि अगर आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हो जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा एक्सेस में है, तो वो डेथ कोज होगा फिर, बिकॉज हीमोग्लोबिन, बायोलॉजी की बात करें तो वो HbO2 है ना, ऑक्सीजन जो है वो फ्लो किसके कारण से होता है, हेमोग्लोबिन से। कौन से बॉन्ड से, HbO2 से। अब अगर आपके पास एनवायरमेंट में मोर एक्सटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो वहां पे HbO2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां पे आपके पास क्या रहेगा, HbCO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आपकी पूरी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड होगी और फिर वो डेथ कोज होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कार्बन, देन इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। और जितने भी ऑक्साइड है नॉन मेटल्स के, वो हमेशा एसिडिक होते हैं, बिकॉज वाटर के साथ रिएक्शन करके वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो आज अपना कंप्लीट हुआ ये रिएक्शन विथ ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ। कल की क्लास में अपन रिमेनिंग पोर्शन जो भी है इस चैप्टर का वो देखेंगे। ओके, बाय।